जोहार, नमस्कार। झारखंड में मोटा अनाज अन्य राज्यों की तरह लगभग गायब है। जो है वह व्यापारियों के पास है और उन तक चला जाता है। पिछले कुछ दशक में, अगर ये माने तो पिछले 50 दशकों में धीरे धीरे बाजार ने और पॉलिसी ने, इन दोनों ने झारखंड से भी मोटा अनाज छीन लिया। जबकि पोषण के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो मोटा अनाज था, जिसकी वजह से यहाँ के लोग कम से कम कुपोषित होते थे, जंगल से चीज़ें मिल जाया करती थी, अपना मोटा उगा लिया करते थे, ये दोनों मिला करके काम चल जाता था। ऊपर से मछली मिल गई। आज के दिन में सरकारी आंकड़े NFHS 4, NFHS 5 जो भी हो, उन आंकड़ों के अलावा मुख्यमंत्री आए दिन लगभग हर सभा में यह बात दोहराते हैं कि इतने लंबे शासन के बाद झारखंड के 40% से ज़्यादा लोग कुपोषित हैं और लगभग 50-60% महिलाएं एनीमिक हैं। ये एनीमिक होने और कुपोषित होने के कारण मोटे अनाजों के बाजार से गायब होने, नदियों के मर जाने से भी है। नदियाँ थीं तो नदियों में मछलियाँ मिल जाती थीं, खेत में भी मछलियाँ मिल जाती थीं, गड्ढों में मछलियाँ मिल जाती थीं। धान काटने गए, धान की कटनी की, उसके बाद मछली मिल जाती थी। अब वो नहीं है। विभिन्न फलों के नाम पर, जिनसे भरपूर पोषण मिलता है, उन फलों के नाम पर यहाँ गांव हैं। वो गांव सिर्फ फलों के नाम भर के रह गए हैं। जैसे चिरौंदी, एक भी चिरौंदी का पेड़ नहीं है। कटहल मोर, कटहल सिरे से गायब है, नाम रह गया है कटहल मोर। अमरूद बगान गायब है। कुपोषण की स्थिति भयावह हो गई और उस कुपोषण के दूर करने की जो सरकारी कोशिशें होती रहीं, उनका परिणाम बहुत लाभप्रद नहीं हुआ। आंगनबाड़ी चलाई गई। आंगनबाड़ी लगभग हर बस्ती में, हर टोले में आंगनबाड़ी है और लगभग हर जगह आंगनबाड़ी फंक्शन भी कर रही है। लेकिन आंगनबाड़ी में जो पोषण युक्त भोजन मिलना चाहिए था, वह पोषण युक्त भोजन नहीं है। और वो अगर मिल भी गया तो पानी वैसा नहीं है, पानी में मिनरल्स नहीं है। ये सब मिला करके झारखंड की स्थिति बहुत खराब है पोषण के मामले में। इसीलिए एनीमिक माँ बाप से, कुपोषित माँ बाप से बच्चे भी कुपोषित हो रहे हैं और इस वजह से जो भावी पीढ़ी पर नुकसानदायक परिणाम हो रहा है, वो हो रहा है उनका मेंटल ग्रोथ रुक जा रहा है। इसलिए कि बच्चों का मेंटल ग्रोथ 3 साल तक ही होता है। ये सब मिला करके अभी झारखंड में पोषण पखवाड़ा चल रहा है। नए सिरे से लोगों को बताया जा रहा है किन किन चीज़ों से पोषण मिलेगा। हम भी बात करते हैं एक्सपर्ट्स से, जो लोग इसमें काम कर रहे हैं, किसान हैं, कि मोटे अनाज का होना और कुपोषण का दूर होना, ये दोनों में क्या समानता है, क्या जरूरी है। दोनों के बगैर बात नहीं बनती है। हमारे साथ बात करने के लिए आज के दिन में मौजूद हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के पूर्व प्रसार निदेशक डॉक्टर RP सिंह रतन। स्वागत है आपका। हमारे साथ हैं आरिफ अख्तर साहब, जो आजीविका मिशन झारखंड में एक्सपर्ट हैं मोटे अनाज के। आपका भी स्वागत है। हमारे साथ हैं किसान, खूंटी के किसान हैं मुरहू की, मनोरमा टूटी जी। स्वागत है आपका। हमारे साथ हैं AK सिंह, जो इन सब चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं कि मोटे अनाज से कैसे पोषण को बढ़ाया जा सकता है, कैसे कुपोषण को दूर किया जाता है। आप सबका स्वागत, सबको जोहार, सबको नमस्कार। हाँ रतन जी, चूंकि आपको एक बड़े विश्वविद्यालय में लंबे समय तक पढ़ाने से लेकर के प्रसार निदेशक के रूप में काम करते रहे हैं, यह जो मोटा अनाज है, हम लोग तो क्या कहिएगा, जो अनुभव है और हियर से है, थोड़ा बहुत इधर उधर से पढ़ लिया, उसकी जानकारी है। आप थोड़ा मोटे अनाज के बारे में बताइए कि मोटे अनाज का पोषण से क्या जुड़ाव है। आपने बहुत ही माकूल बातों को रखा है लोगों के सामने कि झारखंड में किस तरह से ये जो जिसको हम मोटे अनाज कहते हैं,
उन अनाजों की खेती में किस तरह से गिरावट आई है। पहले काफ़ी इनकी खेती होती थी, लेकिन आज के समय में हम सिर्फ 20 वर्ष का आंकड़ा आपको बताएंगे कि झारखंड में लगभग 12% भूमि में खरीफ मौसम में इन अनाजों की खेती होती थी, लेकिन आज के समय में ये घटकर 2 से 3% रह गई है। तो कितनी बड़ी गिरावट आई, ये हमारे सामने देखने की बात है। वैसे तो मोटे अनाज कह के थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, आजकल इसके कई नए नाम दिए गए हैं, जैसे श्री अन्न, इसको पौष्टिक अनाज और भी चमत्कारी अनाज, 4-5 तरह के नामों से इनको हम जानते हैं। तो जहाँ तक इसके पौष्टिकता की बात है और इनके व्यवहार से कुपोषण दूर करने की बात है, तो आपको पता है कि इन अनाजों में सबसे महत्वपूर्ण है कि जिनको एनीमिया है, वो खून में कमी होती है, लौह तत्व की कमी होती है, तो इसमें पूरी भरपूर मात्रा में लौह तत्व है। उसके अलावे कैल्शियम है और भी कई मिनरल्स इसमें मौजूद हैं, जिसके अगर सेवन किए जाएं समय समय पर तो ये कुपोषण की समस्या से पूरी तरह से निजात पाया जा सकता है। दूसरा महत्वपूर्ण पहलू इसका ये है कि झारखंड में वर्षा कम होती है। वर्षा तो कम नहीं होती है, पानी उपलब्ध कम होता है। वर्षा 1200-1400 मिलीमीटर होने के बावजूद खेती के लिए पानी नहीं मिलती है, सिंचाई की असुविधा है। तो वैसे कंडीशन में ये कम पानी यूज करने वाला फसल है। इसमें मुख्य रूप से झारखंड में मड़ुआ की खेती होती रही, गुंदली की खेती होती रही, कुछ भागों में बाजरा और ज्वार की भी खेती होती रही, और दूसरे जो मिलेट हैं उसमें कोदो की भी खेती यहाँ होती थी, और सामा, और एक और बहुत महत्वपूर्ण फसल है जो यहाँ खेती पहले होती थी, जिसको हम बोलते हैं कुटकी। तो आज के समय में हमने अभी सर्वे किया है, जो ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट है झारखंड का, इसने अभी 2 एजेंसी को ये सर्वे करने के लिए दिया था, एक रामकृष्ण मिशन को और एक झारखंड राय यूनिवर्सिटी को। ये सर्वे करने के लिए दिया कि खास करके जो हमारे जनजातीय किसान हैं उनके बीच में आज ये जो मोटे अनाज हैं इनके खेती की क्या स्थिति है। तो इन्हीं सर्वे के डेटा से ये स्पष्ट हुआ कि किसान इससे बहुत दूर जा चुके हैं, जिस तरह से आपने पहले भी बताया। और दूर जाने के पहलू जो हैं, कारण जो मुख्य रूप से सामने आए वो ये आए कि इन फसलों को इस निगाह से देखा गया सामाजिक सांस्कृतिक स्तर पर कि ये अनाज खाने में अच्छे नहीं हैं, इनमें गुणवत्ता नहीं है, ये देखने में अच्छे नहीं हैं, और इनके बीज जो आधुनिक कृषि जिसको हरित क्रांति कहते हैं, उस हरित क्रांति में इसका कोई स्थान नहीं दिया गया। चाहे सरकार की नीति हो, चाहे वैज्ञानिकों के द्वारा तकनीकी इजाद करने की बात हो, उसमें इसको जगह नहीं दिया गया। उसमें जगह दिया गया धान को, मकई को और गेहूं को, और यही परिणाम हुआ कि इसकी खेती में उत्तरोत्तर गिरावट आती गई, जो कि आज हमारे लिए महत्वपूर्ण एक विषय बन गया है कि हमारे किसान कैसे इस खेती के प्रति जुझारू हों। आरिफ जी, हाँ। आरिफ जी, ये आप वहाँ एक्सपर्ट के रूप में आजीविका मिशन में काम कर रहे हैं। अब इधर लोगों को बात समझ में आई है, लेकिन जैसे हम लोगों ने धोती छीन करके लोगों को पैंट शर्ट पहना दिया, किसानों को जरूरत नहीं थी, धोती आसानी से मिल जाती थी, गमछी बना लिया, चादर बना लिया। पैंट का तो एक ही उपयोग है कि पैंट के अलावा शर्ट नहीं बना सकते हैं, लेकिन वो धोती थी कि उसका उपयोग हर तरह का हो जाता था। अब धोती की तरफ वापस लौट आना है, उस पैंट शर्ट की तरफ, इसलिए कि पहले, अब तो नई चालाकी लोगों ने की कि गरीब जो फटा चिटा पहनते थे पैंट, अब अमीर लोग फटा चिटा पैंट पहन ले, गरीबी भी छीन ली उससे, ठीक है ना।
अब किसान मोटे अनाज की तरफ लौटें, इसलिए कि उस पर जो एक स्टाम्प लगा दिए तो गरीबों का भोजन है, जिनको कुछ नहीं मिलता है, बेसहारा लोगों का भोजन है। और उसी बेसहारा लोगों के भोजन को बड़ी बड़ी कंपनियां ऊंचे ऊंचे कीमत पर बेच रही हैं। तो जो खा पाते, आज के दिन जो खा पाते उगा करके, वो खा भी नहीं पा रहे हैं, ऊंची कीमत के लोभ में उसको बेच दे रहे हैं। किसानों को उस तरफ लौटाना और उसका सेवन करना, मोटे अनाज का, दो चीजें साथ साथ जुड़ी हुई हैं। आप किस तरह का काम कर रहे हैं और क्या उम्मीद कर रहे हैं झारखंड में? बहुत धन्यवाद आपका। ख़ास तौर से ये जो आज का टॉपिक जो रखा है बहुत ही रिलेवेंट है, और मुझे लगता है कि जितने भी दर्शक होंगे इस ख़ास विशेष कार्यक्रम को देखने वाले, वो लाभान्वित होंगे और सेंसिटाइज भी होंगे, क्योंकि इस ओर अभी गवर्नमेंट का बहुत ध्यान है और इंटरनेशनल मिलेट ईयर भी इस साल को बनाया जा रहा है। तो इसमें हम कुछ इस तरह से चीज़ों को देखते हैं कि जैसा सर ने बताया अभी कि एक हरित क्रांति हुई थी 1965 में। उसमें कुछ जो क्रॉप थे, धान थे, गेहूं थी, इस तरह के क्रॉप को काफ़ी तरजीह दी गई थी, और साइंटिफिक कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस को भी जो है वो तरजीह दी गई थी। लेकिन मैं थोड़ा सा जल्दी से ये बताना चाहूँगा कि दरअसल ये जो हरित क्रांति आई थी, उसका जो सबसे बड़ा रीज़न ये था कि हर एक 25 साल में भारत में एक सूखा पड़ा करता था। आप यूँ देख लें, जब सीक्वेंस में देखेंगे 1876 में एक सूखा पड़ा था, फिर 1899 में एक सूखा पड़ा, फिर 1918 में एक सूखा पड़ा। एक लंबा जब गैप आया, वो 1918 से लेकर 1965 का जो है वो गैप था, और ये लंबा गैप था, 45-46 साल का ये गैप था। उसके बाद सूखा पड़ा था। तो गवर्नमेंट ने एट वंस ये डिसाइड किया, और MS स्वामीनाथन कमेटी और एक टीम बना के उन्होंने एक हरित क्रांति का पूरा दौर जो है शुरू कर दिया। जबकि इंडिया में लोग तब केमिकल फर्टिलाइज़र अप्लाइड क्रॉप नहीं खाया करते थे, जैसा हम लोग अभी खाते हैं वैसा नहीं खाते थे, खाद वाला नहीं खाते थे। वो देसी जो है वो गोबर खाद का खाते थे, और देसी तरीका हमारे भारतवर्ष में रहा है। तो उस वक्त जो वैज्ञानिकों का सोच था कि दो बड़ा जार्गन के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं। एक तो कहते हैं राउंड द ईयर फूड सिक्योरिटी, मतलब साल भर अनाज होना चाहिए खाने के लिए। दूसरा कहते हैं राउंड द ईयर न्यूट्रिशन सिक्योरिटी। तो ये जो न्यूट्रिशन सिक्योरिटी है ना, वो बहुत बड़ी चीज़ थी। और पहले के लोग जो खुशकिस्मत थे 1865 से पहले, जिन्होंने भारतवर्ष में ऑर्गेनिक की एक तरह से नेचुरल फार्मिंग थी, तो उन्होंने वो खेती का जो है वो न्यूट्रिशन लिया, वो स्वस्थ भी रहा करते थे। तो ये जो स्ट्रेटजी थी उनकी, उसमें 4-5 स्ट्रेटजी हो सकती थी। एक तो ये था कि जो नेचुरल फार्मिंग हमारे यहाँ जो हो रही है और जिससे यील्ड बहुत बढ़ रहा है, उपज बढ़ जा रही है, वैसा भी हमारे यहाँ प्रैक्टिस था, वो भी लिया जा सकता था। लेकिन चूंकि उस वक्त का नया जो है इन्वेंशन था कि केमिकल एप्लीकेशन के बाद, केमिकल डालने के बाद खेती अचानक से बहुत बढ़ जाती है, तब हम लोगों ने सोचा नहीं कि हम खेती बढ़ा लेंगे रसायन डालने के बाद, फिर लेकिन जो सॉइल टाइप है, ज़मीन खराब हो अभी बताइए ना, अभी का क्या पोजीशन है, अभी कैसे वापस करेंगे वहाँ पे? मैं वही बता रहा हूँ सर, जल्दी मैं बताने की कोशिश करता हूँ। हाँ। तो उसमें 1949 में कृषि पंडित अवार्ड जो है गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था, और उस समय भी ये एग्जाम्पल हुआ करता था कि 52 क्विंटल जो है धान 1 एकड़ में कैसे हो सकता है। उस समय उस एक संगैया साहब थे, किसान थे, वो कर्नाटक के थे, तो उनको ये अवार्ड दिया गया। ज़बरदस्त उनका जो उत्पादन था। उसी तरह से आलू का उत्पादन 275 क्विंटल का था। वो एक गाज़ियाबाद के पास जगह है, वहाँ पर के किसान थे, उन्होंने, जयपाल सिंह नाम था उनका, तो उन्होंने भी किया। तो हमारे यहाँ पॉसिबल सॉल्यूशंस थे, लेकिन वो किया नहीं गया। लेकिन एक गलती हो गई थी हमारे साथ। अब ये कहते हैं कि रिकमेंड किया जाता है नॉन पेस्टिसाइड मैनेजमेंट, मतलब कि केमिकल भी थोड़ा बहुत रहेगा और नेचुरल प्रैक्टिसेस भी होंगी, उसके तहत ये किया जाए। आपके सवाल पे मैं आता हूँ कि अभी हम लोगों ने इसको देखते हुए अभी 10 डिस्ट्रिक्ट और 22 ब्लॉक में हम लोगों ने ऑर्गेनिक प्रैक्टिस से मिलेट को कैसे प्रमोट करेंगे, उसको लेके जो है हम लोग जो है प्रोग्राम करने वाले हैं। ये भारत सरकार का ये प्रोग्राम है, और इसमें करीब हमारे 45,000 फार्मर जो है इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि इसके लिए बहुत ज़रूरी है
कि ये प्रैक्टिस एक प्रोटोटाइप के रूप में इस्टेब्लिश किया जाए। और जहाँ तक बात है कि न्यूट्रिशन के लिए जो थोड़ा बहुत अभी उगाते हैं हमारे फार्मर, उसको महंगे दाम में एक बड़ी कंपनी खरीद लेगी तो इनके पास फिर क्या रहेगा, न्यूट्रिशन सिक्योरिटी तो इनके पास रहेगी नहीं। तो इसके लिए क्या है कि इनका जो उत्पादन का जो वॉल्यूम है उसको बढ़ाया जाए, और उसके वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए हम लोग एक एजेंसी के साथ बात कर रहे हैं जिसका नाम है हार्वेस्ट प्लस। उनके पास ऐसी सीड है जो कि नेटिव सीड भी है और वो उसकी गुणवत्ता बहुत अच्छी है, उसकी प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी है। मनोरमा जी, अब पता नहीं आपको बकरी पालने की ट्रेनिंग दी गई है कि नहीं, आप किसान हैं तो आपको हल चलाने की ट्रेनिंग दी जाएगी आने वाले दिनों में। तो ये तो दुनिया गजब ढंग से बदल रही है। पहले आपसे हल चलाना छीन लिया, पहले मड़ुआ छीन लिया, अब कह रहे कि मड़ुआ उगाओ। आपके इलाके में आपका जो अपना अनुभव रहा है, हम लोग जितना जानते हैं कि ये फसलें सिर्फ वहीं होती थीं या वहीं लगाई जाती थीं जहाँ की पानी कम होता था, टाड़ ज़मीन पर, जो ऊंची ज़मीन थी, पानी रोकता नहीं था। आपके यहाँ तो नदियाँ आप पानी रोकती नहीं हैं, सारी नदियों का पानी समुद्र में चला जाता है। झील और झरने वैसे ही हैं, उनकी हालत बहुत ख़राब है। तो अभी इसको लौटाना ये हो जाता तो अगर बाजार भी है तो बाजार से अच्छी कीमत तो मिलती ना कम से कम। कैसे लौटेंगी आप उस पर? या आपको फिर से मड़ुआ रोपने की ट्रेनिंग दी जाएगी कि मड़ुआ ऐसे बनेगा, जैसे बकरी पालन की ट्रेनिंग दी जा रही है कि बकरी ऐसे पालो, ऐसे पत्ता खिलाओ उसके मुंह में, क्या है? सर, इस मड़ुआ को खेती करने में बहुत कम ही पूंजी लगती है और इसको हम खाने में अभी जो जैसे अभी रेडीमेड खाने पीने का जो आ रहा है उसके चलते आदमी कोड़िया भी रहा है। और इसमें जो लोगों को भड़काया जाता है कि इसको खाने से बच्चे पुष्ट रहेंगे, मगर जिस मड़ुआ में जितना गुणवत्ता है उतना और नया खाने का चीज में नहीं है। और उसको लाने के लिए हम लोग को किसानों को मड़ुआ की खेती करवाना और उसको खाने का जो पहले पूर्वज ने पहले ऐसे पूछते हैं आपसे, खेती क्यों नहीं, खेती करना क्यों छोड़ दिया? मड़ुआ का, गुदली का जो मोटा अनाज था उसको खेती छोड़ क्यों दिया किसान? आप क्यों छोड़ दी किसान? अब फिर उस पर लौटाने के लिए आपको क्या चाहिए? लौटने के लिए क्या चाहिए? लौटने के लिए वो मोटा अनाज का गुणवत्ता को बताना। गुणवत्ता तो आप जान गई हैं जी, आप तो क्वालिटी जान गई है कि उसका क्या गुणवत्ता, क्या क्वालिटी है उसमें। और किसी भी अन्न से, जो अन्न हम लोग खाते हैं जिसको कि कहा जाता है कि हायर स्टेटस वाले लोग जो हैं उनके लिए बासमती और क्या क्या वो सारा कुछ, उससे लाख दर्जे बेहतर है। इसमें जितना पोषण है उतना पोषण उसमें नहीं है। तो वहाँ लौटना इसलिए कि उसको लगे कि अपने तो पहन रहा है पैंट शर्ट, हमको कह रहा है धोती की तरफ लौटो, अपने खा रहा है पूरा बासमती और वो महंगा वाला चावल, हमको कह रहा है मड़ुआ की तरफ लौटो। तब लौटाना कितना मुश्किल काम है। और बच्चों को ये प्रैक्टिस में, जो प्रैक्टिस में था, मड़ुआ की रोटी बना के रख दिया, मकई की रोटी बना के रख दिया, अपने चले गए किसानी का खेती करने के लिए। और लोगों जब आया अपना तोड़ा, जो मिला गुड़ मिला या मछली की थोड़ी बहुत बनी है वो मिला, या कुछ नहीं मिला तो आम का अचार मिला, उसके साथ अपना खा के चले गए, प्याज खा के चले गए। नहीं, तो वहाँ लौटना है आपको पुनः। कैसे लौटेंगे? वहाँ लौटने के लिए हम लोग को गार्जियन लोग को ही ध्यान देना है। और जैसे बच्चों को अभी नया चीज खाने के लिए दे रहे हैं, उसी तरह हम पुराना जो मड़ुआ हुआ, बाजरा हुआ, वो सब का पकवान बना के हम बच्चों को खिलाएंगे तो बच्चे खाने लगेंगे, तो गार्जियन भी उनका खेती करने पर ध्यान देंगे। और उस जैसे और खेती में, धान की खेती जैसे दोन वाला खेती में ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। और इस मोटा अनाज जो गोड़ा धान हुआ, मड़ुआ हुआ, बाजरा हुआ और ये गोंदली हुआ, वो सब में कम पानी में वो सब का खेती हो पाती है। आप क्या उगाती हैं? आप क्या फसल लगाती हैं? अभी हम थोड़ा बहुत मड़ुआ भी खाने के लिए उगा लेते हैं और थोड़ा बहुत बाजरा भी उगा लेते हैं। गोड़ा धान हल्का फुल्का घर में खाने लायक, और उसको हम खाते हैं।
तो मड़ुआ की रोटी और मछली, इसका तो इतना बढ़िया कॉम्बिनेशन, इसका कोई जवाब नहीं है। छोटी वाली मछली और मड़ुआ की रोटी हो तो क्या है ना सर। और उसमें जो गुण है उसमें आटा की रोटी में नहीं है। ये आप तो अपनी वजह से भी आपका जो स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य की वजह से भी मिलेट का उपयोग कर रहे हैं जी। नहीं, किसी से पूछ रहे हैं तो मिलेट का उपयोग कर रहे हैं, मिलेट को प्रमोट भी कर रहे हैं। तो प्रमोट करने का आपके दिमाग में कैसे ये आइडिया आया कि इसको प्रमोट किया जाना चाहिए? सरकार तो अभी, आप रुकिए मनोरमा जी, सरकार ने तो अभी शुरू किया है इसको वो करने का, आपने 5 साल पहले शुरू कर दिया, क्यों आपके दिमाग में आया? हमारा थोड़ा इंटरेस्ट रहता है कि जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं उसको समझा जाए, बुझा जाए। तो एक आर्टिकल आया था खद्रवली, डॉक्टर खद्रवली का, जो अमेरिका में डॉक्टर थे और करीब 14-15 साल पहले वो इंडिया में आ गए। और वो डॉक्टर थे एलोपैथिक के, लेकिन उनको लगा कि इस डॉक्टरी से हम सबको मार रहे हैं और बीमारी की इंटेंसिटी को बढ़ा रहे हैं, और एक समय ऐसा आ रहा है कि उनके लीवर किडनी खराब हो जा रहा है। तो यहाँ आए और यहाँ आकर के उन्होंने 20 एकड़ ज़मीन लिया मैसूर के पास में। तो उन्होंने पूरी अपनी कहानी लिखी थी, कैसे हम शुरू किए और इससे किस तरह से लोगों को बेनिफिट दे रहे हैं। तो उसने कुछ डायबिटिक लोगों का रजिस्ट्रेशन किया और बोला कि हम इन लोगों को कोई बिना दवाई का ही डायबिटिक रिवर्सल करेंगे। अच्छा। और उनका यूट्यूब में पूरा ही भाषण भी है, सारे प्रोग्राम भी हैं। तो वहाँ से हमने ऑर्डर दे करके कुछ मंगाया, सांवा, टोंगनी, जो ये मड़ुआ तो हमारे यहाँ है, लेकिन वो मिलेट, स्मॉल मिलेट्स, फिंगर मिलेट्स, ये सब हमने वहाँ से मंगाया, हाफ केजी का पैकेट जो 150 रुपये किलो। और फिर उनको सुना भी, उनको पढ़ा भी, समझा भी। अभी तक शॉर्ट करने के लिए बता रहे हैं कि अभी तक 20,000 लोगों को पिछले 12 साल में डायबिटिक रिवर्सल कर चुके हैं। वो जो डायबिटिक थे, जो दवाई 20 साल से खा रहे थे, उनका सब डायबिटिक क्योर हो गया और अपने घर में अब नॉर्मल जीवन जी रहे हैं। उसी कारण से कर्नाटका सरकार ने पहली बार पॉलिसी बनाई मिलेट्स प्रमोट करने का। उसके बाद आंध्र प्रदेश ने बनाया, महाराष्ट्र ने बनाया, उत्तर प्रदेश ने बनाया। और आप इस साल के बजट को, झारखंड के बजट को भी देखें तो उसमें शायद 35 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। और JSLPS उसकी नोडल एजेंसी है जो इसको प्रमोट करने के काम करेगी झारखंड में। और हम लोग कोशिश है, जितना बार भी मीटिंग होता है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट से, कोशिश है कि जो यहाँ पर ज्वार, बाजरा और मड़ुआ, 3 चीज जबरदस्त होता है 3-4 कारणों से। होता था, हाँ, नहीं अभी भी आपको अभी तो रतन जी बता रहे हैं 2%, 12 से 2 पर पहुंचे। नहीं, एक फिगर बता रहे हैं आपको। आज से 30 साल पहले, 2020 की स्टडी है, 30 साल पहले आज से 50 से 60% रूरल आदिवासी समुदाय का कल्टीवेशन था यही ज्वार, बाजरा और मड़ुआ, मकई। आज के डेट में ये 20% के आसपास है। पूरे अपनी खेती बाड़ी जितने करते हैं ये लोग अक्रॉस झारखंड, उसकी स्टडी है, ऑन एन एवरेज 20% है उनका आज के डेट में। हर जगह मड़ुआ आज भी मिलेगा आपको गांव में, थोड़ा या बहुत। तो इस तरह से झारखंड में इसको प्रमोट करने का बहुत गुंजाइश है। और हम भी अपने डायबिटीज़ को कंट्रोल करके रखते हैं। वो एक दिन ज्वार का रोटी खाए, एक दिन मड़ुआ का रोटी खाए, ऐसा करके बहुत ही स्वस्थ हैं। और अभी कुछ टेस्ट कराए थे तो बेंगलोर में तो लोगों ने बोला कि भाई 20 साल से आप डायबिटिक हैं, लेकिन कोई भी असर डायबिटीज़ का आपके ऊपर नहीं है। फिर उन्होंने पूछा क्यों, कैसे, आपका खान पान क्या है, तो हमने इसको बताया। बोला कि इसी को आप कंटिन्यू कीजिए। तो ये बातचीत के क्रम में समझ में आई हमको कि ये जो मिलेट्स हैं, इनके कवर को आप आसानी से नहीं हटा सकते। और कवर के साथ खाना ही इस अनाज का सबसे बड़ा मतलब लाभ आपको मिलेगा, क्योंकि उसमें फाइबर होता है। वो फाइबर आपके हर चीज़ को एब्जॉर्ब करने का, कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने का, आयरन को एब्जॉर्ब करने का, सिस्टम को रेगुलेट कर देता है। तो इससे होता है कि आप जब सब कुछ एब्जॉर्ब कर रहे हैं तो डायबिटीज़ का असर उतना ज़्यादा नहीं होता है। सिर्फ आप कार्बोहाइड्रेट खाएंगे, जैसे रोटी और चावल खाते हैं, इसमें भरपूर कार्बोहाइड्रेट है। इनके ग्लाइसेमिक इंडेक्स 70-72 है दोनों की, जिससे आप कितना इंसुलिन भी अपने शरीर में ये करेंगे तो बॉडी में एक रेजिस्टेंस आ ही जाती है। और रेजिस्टेंस आने के बाद में आपका शुगर धीरे धीरे बढ़ने लगता है। तो वहाँ से हमने शुरू किया और मुझे लगा कि ये होना चाहिए। अभी आपको एक चीज़ और बताएं कि हमने काम, जहाँ प्रोजेक्ट में काम करते हैं हम लोग, तो अभी कम से कम 50 आंगनबाड़ी में हमने 1000 1-1 किलो का पैकेट बनवाया है। अब बनवा करके जिसमें कि मड़ुआ मिक्स किया, मकई मिक्स किया है,
ज्वार बाजरा मिक्स किया है, गुड़ मिक्स किया है, बादाम मिक्स किया है और थोड़ा सा आटा और थोड़ा सा चावल का आटा 5-5% जैसा मिक्स करके और न्यूट्रिशियस देसी हॉर्लिक्स हमने बनाया है। और बना करके हमने अलग अलग आंगनबाड़ी केंद्रों में ट्रायल के लिए भेजा कि बच्चे चाव से खाते हैं कि नहीं। अभी तक की रिपोर्ट है कि बच्चे बहुत चाव से खाते हैं। जो लोगों का धारणा था कि नहीं मड़ुआ बच्चे नहीं खाते हैं, ज्वार बाजरा नहीं खाते हैं, अरे खिलाने की कोशिश हो और प्रॉपर तरीके से खिलाया जाए तो ये सब कुछ पॉपुलर होगा। अभी एक बहुत बड़ा निर्णय हुआ है, ये जो 2023 का जो मिलेट ईयर है ये भारत का इनिशिएटिव था। और दो चीज़ जानना सबके लिए ज़रूरी है कि दुनिया में जितना मिलेट्स पैदा होता है उसका 41% इंडिया में होता है, अब बाद बाकी अफ्रीका में होता है। इतिहास में हम लोग हैं, अभी वर्तमान में लौटने वाले हैं धोती कुर्ता की तरफ। रतन जी थोड़ा ये बताइए कि एक तो ये है कि स्वाद माँ से डेवलप होता है, बच्चे माँ के हाथ का खाना घर से शुरू करते हैं, वो स्वाद डेवलप करता है। इसके बावजूद मल्टीनेशनल कंपनियों के जो उत्पाद हैं उनमें एक टेस्ट है और वह टेस्ट किए बगैर अगर कोई बच्चा बड़ा खाता है तो वह टेस्ट अच्छा लगता है। हमारे जो मिलेट्स हैं, मोटे अनाज हैं, जैसा कि उन्होंने कहा कि एक एक्सपेरिमेंट है बनाने का, तो बाजार ने एक और चालाकी की, जई को जो है जौ को वो किया, आटा बनाया और उसमें चीनी मिला दी और हॉर्लिक्स करके बेच रहा है 400 रुपये किलो। 400। तो ये बाजार कर सकता है। तो हम क्या ऐसा कर सकते हैं कि नए सिरे से जैसा कि वो कर रहे हैं या मनोरमा जी बता रही हैं कि उस तरफ लौटे, फिर आजीविका मिशन से बात करेंगे कि वो लोग क्या कर रहे हैं इस मामले में। देखा जाए अभी बहुत सारी बातें हो चुकी जी, ये क्लियर है कि इसकी खेती में भारी कमी आई है। इसका एक और एग्जाम्पल अभी हाल का हम दे रहे हैं। करीब 1 सप्ताह पहले नामकुम के पास से गांव है चेने, उस गांव में हमने मोटा मोटी लोगों के यहाँ मिलकर बात करने का कोशिश किया। कोई फॉर्मल स्टडी नहीं किया, बातचीत करके लगभग 100 परिवार, किसान परिवार का वो गांव है। उसमें पता चला कि एक लेडी हैं, थोड़ा एजेड हैं, वो लगभग 70 की होंगी, वो लगातार खेती अभी तक करते आ रही हैं और उनके अलावे 2-3 किसान और थोड़ा बहुत करते हैं, लेकिन वो करीब करीब 1 एकड़ खेती हर साल करते रही हैं मड़ुआ का। तो वो उसके आगे बताया कि उन्होंने उसको वैल्यू एडिशन करके उसका कुछ सामान बनाकर बेचती हैं और बाकी किसान कोई खेती नहीं करते। तो इसको हमारा मेन उद्देश्य अभी जो डिस्कशन हो रहा है इसका यही है कि इसको हम कैसे पुनर्जीवित करें, रिवाइव करें। और इसके लिए वो जो एक चीज उसमें सवाल बनता है कि वो खाती कितना है और बेचती कितना है। हाँ, वो खाती है, अपने खाना में नियमित रूप से खाती है और तो 1 एकड़ होता है। जो तो खाती हैं उस खाने से उनके स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव है? बिल्कुल 70 के एज में भी अब उनके और फैमिली मेंबर नहीं, वो और लोग और जो किसान हैं वहाँ के आसपास के लोग वो तो उनको देखते होंगे। हाँ, तो उन पर इम्पैक्ट नहीं होता। बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। उस एज के दूसरे लोग बोल नहीं पा रहे हैं और वो सब काम कर रही है, एक्टिव लाइफ जी रही है, सब काम कर रही हैं और वो एग्री की कि हम और बढ़ाएंगे इस खेती को। अब आप लोग का बात सुने हैं तो इसको हम बढ़ाएंगे। तो इसको रिवाइव करने के लिए अगर हम बात करें तो ये निश्चित है कि अभी आपने जो कहा कि कॉरपोरेट सेक्टर, आईटीसी आ रहे हैं इस सेक्टर में। आईटीसी बहुत तरह के उत्पाद बनाने के लिए आ रहे हैं और इससे जुड़ना चाह रहे हैं, लेकिन हमारा ये कहना है कि जैसे कर्नाटक में अभी सिंह साहब बता रहे थे, मैसूर में या बेंगलोर में या उसके आसपास अभी भी इसकी खेती काफ़ी हो रही है और कई होटल्स खुले हुए हैं जिसमें स्पेशली मिलेट बेस्ड जो मिलेट का डोसा अक्रॉस बेंगलोर मिलेगा आपको। हाँ, अक्रॉस बेंगलोर मिलेगा। तो हम एक तो उस तरह का योजना अपने राज्य में भी शुरू करें कि वो शहरी वातावरण में भी आवे और फैसिनेशन हो लोगों को। दूसरा वैल्यू एडिशन, पूरा जो वैल्यू चेन जिसको बोलते हैं, शुरू से जो खेती की तैयारी है या उसमें बीज देना है,
खाद देना है, हम रासायनिक खाद नहीं कहेंगे, जो हमारा मरुआ में तो किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती है, मरुआ में तो इसकी जरूरत नहीं पड़ती थोड़ा बहुत आज भी लोग मुरहू में ये लोग खेती करते हैं, फेंक के चले आते हैं, सिर्फ काटने से जाते गोबर देने की जरूरत नहीं पड़ती है। गोबर भी देंगे, प्रोडक्शन बढ़ेगा, वो अलग बात है, थोड़ा देना पड़ेगा, तो वो करके और उसमें रोग नहीं लगता है, उसमें कोई कीड़ा जल्दी नहीं लगता, उसमें रोग नहीं लगता, हमको भी रोग नहीं लगेगा। टेम्परेचर अप डाउन भी होने से, बट नेचुरल है, टेम्परेचर अप डाउन होने से, बारिश अप डाउन होने से भी उसके ऊपर कोई असर ज्यादा नहीं पड़ता है। अभी जो क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं, जलवायु परिवर्तन, उस जलवायु परिवर्तन में वो बिल्कुल सर्वाइव करने वाला। आरिफ जी, आप बताइए कि जो आजीविका मिशन है उसके तहत इसको प्रमोट करने की जो कोशिशें हो रही हैं, हम लोग जितना जानते हैं, रतन जी ने जो बताया, रतन जी के बताया अनुसार, हमको यह डर है कि अगर बंगलोर की तरह यहाँ होटल खोला जाए तो सारा मरुआ चलाएगा दुकान इसमें, होटल में आ जा रहा है ना, वो नहीं खा पाएगा ना, तो वो खाए भी, वो खाए। एक मिनट सुनिए जाए, उनको खाना भी जब उगाएंगे तो कुछ न कुछ खाएंगे ही, लेकिन उनको सबसे बड़ा इशू है आमदनी बढ़ाने का। किसानों की हालत बहुत ज्यादा खराब है, बहुत ज्यादा खराब है। देखिए ये आपका खतरनाक ट्रेंड है, जितना यूनिवर्सिटी सबका ही ट्रेंड है कि आमदनी बढ़ाने की बात। हम ये कह रहे हैं कि उसको स्वस्थ होने दीजिए भाई, तो उसको भी खाने दीजिए ना। देखिए उस बुते पर आते हैं, आपके पास आते हैं। हाँ बताइए आरिफ जी। देखिए ये बहुत बड़ी चीज़ मैं आपको बताऊं कि जो मिड डे मील है, अभी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि मिड डे मील में बच्चों को 2-2 लड्डू दिए जाएंगे। गुड। मड़ुआ के लड्डू दिए जाएंगे, और भी बहुत सारे स्मॉल मिलेट्स हैं। तो ये देखकर डिसाइड किया गया उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू है, इसीलिए लड्डू दिए जाएंगे। लेकिन अगर प्रोडक्शन का स्टेटस देखेंगे झारखंड में, तो एक दिन का भी लड्डू अगर दे लिए वो तो फिर 6 महीना का इंतजार करेंगे। अब चक्कर है ये, जो लड्डू देंगे, हमारे यहाँ जो मड़ुआ का जो उत्पादन हुआ उसका लड्डू देंगे नहीं, तब तक हम ये कर सकते हैं मड़ुआ की जगह पर महुआ के लड्डू दें। एक्सपेरिमेंट हो सकता है, हमारे पास है मटेरियल जो हमारे पास फुल फ्लेजेड है, हमको उसमें दिक्कत नहीं, ये एक्सचेंज करके कर सकते हैं जी। तो ठीक है, मान लिया कि कैबिनेट ने अभी मड़ुआ के लड्डू पर डिसीजन लिया है, तो वो देंगे, लेकिन एक दिन देने के बाद 6 महीना इंतजार करेंगे। वो भी जो लड्डू उन्होंने दिया, आप ग्लाइसेमिक इंडेक्स में जाके जब आप न्यूट्रिशन उसका जब जाकर देखते हैं, तो हरित क्रांति के बाद हम लोगों ने सॉइल टाइप को तो बर्बाद कर दिया है। हम नाम जरूर ले रहे हैं कि स्मॉल मिलेट्स हैं हमारे पास, कुटकी है हमारे पास, गोंदली है हमारे पास, बहुत सारे मिलेट्स हैं। प्रैक्टिसेस खत्म हो गई, प्रैक्टिसेस को फिर से हम रिवाइव कर लें शायद, तो हम शायद उतना ही न्यूट्रिशन की प्राप्ति कर पाएंगे। लेकिन ऐसा सच्चाई में देखेंगे, क्योंकि अब लड्डू तो वॉल्यूम प्रोडक्शन होगा तभी देंगे। अब हमारे पास जैसा आपने बताया कि थोड़ा बहुत प्रोडक्शन है, अब इतना प्रोडक्शन में उसका न्यूट्रिशन वैल्यू क्या है, तो नहीं दे पाएंगे। तो इसमें क्या है कि आपने स्ट्रेटजी पूछी कि हम क्या कर रहे हैं, तो हम लोग अभी नेचुरल फार्मिंग में जा रहे हैं, जहाँ भी प्रमोशन कर रहे हैं। हमारे पास वो मेथड्स हैं जिसमें जो अब सॉइल हमारे ख़राब हो गए हैं, क्योंकि न्यूट्रिशन अगर वो सीड कहीं से सोखता है तो ज़मीन से ही सोखता है। उसके पास वो प्रॉपर्टी है कि वो सारे न्यूट्रिशन को सोख के अपने फ्रूट में डाले। वो स्मॉल, आप क्या करेंगे, अर्थवर्म डालेंगे क्या उसमें? क्या डालेंगे? अर्थवर्म नहीं, उसमें नेचुरल फार्मिंग में बहुत सारी प्रैक्टिसेस हैं, बहुत सारे पीओपीज बने हुए हैं उसमें गौ मूत्र से बने हुए बहुत सारे जो है न्यूट्रिएंट बनते हैं। किसी को जो है उसमें सबसे पहले समर प्लोइंग होती है उसमें, उसके बाद फिर उसमें सीड का ट्रीटमेंट होता है, सीड का ट्रीटमेंट के बाद फिर सॉइल का ट्रीटमेंट होता है। आपने ठीक कहा कि जो गोबर खाद है वो भी डाली जाती है, नेडेप पीट के बहुत सारे मटेरियल हैं वो भी डाले जाते हैं उसमें, जो भी वेस्ट है बहुत सारे वेस्ट उसमें डाले जाते हैं। मिट्टी को उर्वरक बनाने में अर्थवर्म की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है, और अर्थवर्म गायब हो गया एक सिरे से फर्टिलाइजर और इसके कीटनाशक की वजह से। वो जब तक लौटता नहीं है तब तक आप ट्रीटमेंट शुरू करें, हो सकता है कुछ ट्रीटमेंट से लौटा है, आई डोंट नो हुआ है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं बताऊं कि अर्थवर्म बीच के जमाने में अर्थवर्म के जो मटेरियल थे या वर्मी कंपोस्ट जिसकी बात आप कर रहे हैं, नहीं वर्मी कंपोस्ट की हम बात ही नहीं कर रहे हैं, हम पूरे खेतों में अर्थवर्म होता था, बाद में वर्मी कंपोस्ट लाया गया उसके विकल्प में कि भाई अब गमलों में थोड़ा बहुत खेती जो कर रहे हैं कहीं प्रोड्यूस करके लाना है। जी हाँ, तो अर्थवर्म आपने बिल्कुल सही कहा, अर्थवर्म का तो एक इफेक्टिव जो है इम्पैक्ट है ही। इसके साथ ही नेडेप पिट है वहां पर, उसमें ब्रह्मास्त्र एक जो है एक इनपुट डाला जाता है,
एक अग्न्यास्त्र है वो डाला जाता है, बीजामृत का इस्तेमाल किया जाता है, निमास्त्र है, निमास्त्र का डाला जाता है, और उसमें हार्डी खाद का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सारे तकनीक हैं जो नेचुरल फार्मिंग के माध्यम से की जाती है। तो सबसे पहले जमीन को जो है की उर्वरा ब्रह्मास्त्र क्या है? बहुत सारे जो इनपुट्स हैं, पेस्टिसाइड, ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड है, बहुत सारे पेस्टिसाइड, ये तीनों ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड है। ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड है। और इसमें क्या है कि बहुत बार जो है जो अभी आधुनिक जो है विज्ञान है बहुत बार इसको रिकमेंड नहीं करते हैं, लेकिन हम लोगों ने प्रैक्टिस करके देखा है और बहुत बड़े पैमाने पर आंध्र प्रदेश में ये सारी चीजें भी हो रही हैं। हम लोग खुद कर रहे हैं, खुद कर रहे हैं, हमारे अवध जी कर रहे हैं। एक प्रोजेक्ट हमारे यहाँ महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना था जो हम लोगों ने 2013 के बाद शुरू किया था। तो उसमें हमारे करीब 27 जो है ब्लॉक थे, हर जगह हम लोगों ने ये नेचुरल फार्मिंग किया था। तो अभी वो जो हम लोगों ने कर रखा था वो चल रहा है, अभी भी वो चल रहा है। तो उसको इस्तेमाल करते हुए अभी हम लोग इसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। और चूंकि क्या है ना कि इतने दिनों में जब सॉइल टाइप खराब हो गया तो सीड में भी उसका असर आता है। तो हमने सीड भी एक लोकल टाइप सीड हार्वेस्ट प्लस के साथ मिलकर बात करके ये सारी चीज़ों को हम लोगों ने शुरू कर रखा है। इसमें एक दो चीज़ मैं और जोड़ना चाहता हूँ, मुझे पता है कि समय कम है और लोगों को भी बोलने का जो है मौका मिलना चाहिए। इसमें क्या है कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स में एक पॉजिटिव है, एक न्यूट्रल होता है और एक नेगेटिव होता है। तो उसमें जो पॉजिटिव ग्लाइसेमिक इंडेक्स में आते हैं जो स्मॉल मिलेट्स होते हैं, जैसे आपने बताया अभी ना, वो गोंदली हो गई, कुटकी हो गई, ये सारी चीज़ें, वो फॉक्सटेल मिलेट्स है, ये सारी चीज़ें ये पॉजिटिव। इसमें क्या है, इसका मेडिसिनल वैल्यू आप खाएंगे तो आप किसी चीज़ का समझिए इलाज कर रहे हैं। और ज्वार बाजरा इस तरह का जो यहाँ तक के आपका फिंगर मिलेट मड़ुआ, ये न्यूट्रल में आते हैं। ये आपका बहुत अगर इलाज नहीं कर सकते तो आपको नुकसान भी ये नहीं पहुँचाएंगे। लेकिन जो निगेटिव ग्लाइसेमिक इंडेक्स में है, जिसको हम लोग आमतौर पर खाते हैं, चावल है, गेहूँ है, तो ये सारी चीज़ निगेटिव में आती है। हम खाएंगे, पेट भर जाएगा, लेकिन इसका नुकसान बहुत है। तो हम लोग जो पहला वाला है पॉजिटिव ग्लाइसेमिक इंडेक्स के लिए जो मिलेट तैयार करेंगे, उसमें ये ज़रूर हम ध्यान दे रहे हैं कि उसका जो न्यूट्रिशन वैल्यू है हम एग्जैक्टली पहले के ज़माने में जो मिला करता था वहाँ तक ले जाए। हाँ आरिफ जी, एक तो हम लोग, हमारा ऑडियंस जो है आरपी सिंह रतन नहीं है, हमारा ऑडियंस सामान्य किसान, सामान्य लोग हैं, उनके जहन में हम डालना चाहें जो खेती करेंगे। इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि उस तरह की बातें की जाए जहाँ की वो चीज़ें पहुँचे। पेट भरना एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। पेट में जब आग लगती है ना तो कुछ भी मिल जाए आदमी खा लेता है, वह एक बहुत महत्वपूर्ण इकाई है। चाहे मड़ुआ से भरे, मड़ुआ नहीं है तो भात से ही भरेंगे। और भात इस बड़े पैमाने पर हुआ कि भात से लोगों के पेट भरे गए, भुखमरी रुकी। कंपैरेटिवली आज भी 1 रुपए किलो मिल रहा है। कंपैरेटिवली अभी भी जो सप्लाई हो रहा है, सप्लाई ये क्या नाम है डिवीजन द्वारा, अगर उसको बंद कर दी तो आज भूखों मरने की स्थिति आ जाएगी लोगों की। उसमें हम लोगों को ऐड करना है नई चीजें, और नई चीजों को इंट्रोड्यूस, पुरानी चीजों को नया बना के इंट्रोड्यूस करना है। स्वाद भी है और पेट भरना भी है, उसके साथ न्यूट्रिशन को हमको प्लस करना है। मनोरमा जी, आप ये बताइए कि आप लोगों ने कभी एक्सपेरिमेंट किया जो छोटे छोटे मोटे अनाज होते हैं, इन अनाजों का, कि और क्या क्या बनाया जा सकता है? जैसे मड़ुआ की रोटी होती है, तो रोटी के अलावा मड़ुआ का और क्या हो सकता है? महुआ का, हाँ जी बताइए। मड़ुआ का देखिए बहुत तरह का व्यंजन बनते हैं। जैसे हम खुद अपना हाथ, पहले गांव में लोग गुलगुला बना के रख देते थे। हाँ। अब पता नहीं गुलगुला किस चीज का बनता, आटा का बनता था, किस चीज का, छोड़ के चले जाते थे। बच्चा सब घूम घूम के खाते रहता गुलगुला, है ना। अभी उसको हम भाप के भी इडली बनाते हैं। हाँ, इडली जैसा ही उसको भाप के भी खा सकते हैं। उसको ताई में छिलका भी बना सकते हैं, और एक थपड़ा रोटी बोलते हैं उसको भी बना सकते हैं। ऐसे करके उसको हम ये केक भी बना सकते हैं। स्वाद किसमें आएगा? स्वाद उसमें कैसे डाला जाए कि बच्चा जो है वो क्या नाम चिप्स से लौट करके, कुरकुरे से लौट करके उस पर आए? जैसे हम थपड़ा रोटी भी बनाते हैं, उसमें हल्का हम प्याज काट के डाल देंगे, तो जो क्या बोलते हैं कचरी का जो स्वाद रहता है उस तरह का स्वाद आता है। और भाप के जो हम बनाते हैं उसमें भी मिठास बहुत ज्यादा रहता है। कुछ और चीजें मिक्स की जा सकती है करके। हम ये कह रहे हैं कि आंगनबाड़ी में जो चीजें दी जा रही है उसकी जगह पर मिलेट्स के प्रोडक्ट दिए जाएं और वो मिड डे मील में उसको प्लस किया जाए, तो हमको लगता है कि जो कुपोषण है अपने यहाँ वो कंपैरेटिवली कम हो सकता है। ये इस पर हम आ रहे थे, इसीलिए पोषण और मोटे अनाज दोनों को इसीलिए हमने जोड़ा। जैसे हम
उसको केक बना के, केक जल्दी खराब नहीं होती है, तो हम केक बना के बच्चों को, ये तो ऐसे ही केक तो बच्चों का बहुत पसंदी। अच्छा, एक चीज हम बताएं आपको, छठ का ठेकुआ जो है महीना भर चल जाता है आराम से, खराब नहीं होता है, उसके लिए कोई प्रिजर्वेटिव की जरूरत नहीं पड़ती। इसको भी हम ठेकुआ बना सकते हैं। कैसे बना के उसको रखें कि 1 महीने तक चल जाए, सड़े नहीं, खराब नहीं हो। नहीं तो जैसे आप दूसरा एक्सपेरिमेंट वो क्या नाम, KFC या KCF, उसने किया कि भाई कहाँ का चिकन और कहाँ बना पहुंचा दिया, अमेरिका के चिकन यहाँ लोग खा रहे हैं, कहाँ पहुंचा दिया। तो उस तरह से हम लोग कुछ कर सकते हैं क्या? हाँ, जैसे ठेकुआ भी हम इस मड़ुआ का आटा से हम बना सकते हैं और वो रखा जा सकता है। बोले तीसी का तेल छीन लिया, आप कह रहे हैं कि तीसी से बेहतर कोई तेल नहीं हो सकता। डायबिटीज के लिए अमृत है तीसी। हाँ, बताइए। तो ऐसा तरह तरह का उसको हम पका के हम खिलाएंगे, बच्चा एकदम खुशी खुशी खाएगा। नहीं, अब तो दिक्कत ये है ना कि अब खाने में या पहनने में सब प्रतियोगिता होने लगी है। जो लोग फिल्मी लोग पहन रहे हैं या बाहर में जो शहर में लोग पहन रहे हैं, मैंने पहले आप बताइए कौन फटा पैंट पहनता था? गरीब आदमी पहनता था, कहीं से आया या घिस रहा है उसी पैंट को, घिस रहा है उसी शर्ट को। अब वो पहनना फैशन है, 5000 रुपये खरीद करके लाए, उसमें लेबल लगा हुए दिखा रहे हैं, देखो देखो फटा हुआ पैंट पहने हुआ। वहां से हमको लौटा के लिए आना है कि फटा पैंट मत खरीदो, तुम पैंट पहनो या धोती पर। जी अवध जी, इसमें एक जो सबसे लौटना जो है, खेती की तरफ लौटना है और अपने इस्तेमाल में ले आना, प्रैक्टिस पे ले आना। जी, उसकी कोशिश हम लोग शुरू किए हैं और स्टेट गवर्नमेंट कन्विंस है कि इसको बढ़ाना है। एक जो हम लोगों ने सुझाव दिया है स्टेट गवर्नमेंट को कि जैसे गेहूं का, चावल का MSP है, तो किसान को मोटा मोटी ये जानकारी है कि हम पैदा करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा तो हम बेच सकते हैं, गारंटेड रेट फिक्स है। उसी तरह से अभी तक सरकार ने मिलेट्स के लिए MSP तय नहीं किया। कोई MSP तय हुआ था अभी हाल में? नहीं, मुझे लगता है कि पिछले 1 महीने में 4 स्टेट ने अभी तक किया है। कर्नाटका, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश। ये 4 स्टेट के अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट का कुछ नहीं है। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट के फैसिलिटेशन में ये लोग किया है। उन्हीं जो लोकेशन है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने इस बजट में भी एक बड़ा अमाउंट रखा है पूरे देश में प्रमोट करने के लिए। झारखंड में भी JSLPS जो कर रही है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के सपोर्ट से ही करने जा रही है। ये इसको बढ़ाने के लिए आने वाले दिन में ये बढ़ेगा, क्योंकि भारत सरकार ने इसके ऊपर एक सब्सटेंशियल एलोकेशन रखा है और एक बड़ी योजना बनाई है भारत सरकार ने कि जो हम ये आयरन ऑक्साइड, बॉक्साइड जो एक्सपोर्ट करते हैं उससे जो पैसा आता है उसको रिड्यूस करके मिलेट्स को एक्सपोर्ट करेंगे हम, क्योंकि मिलेट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सब कॉन्टिनेंट है ये इंडिया वाला। और इंडिया आज भी वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है मिलेट्स का। इतना कम प्रोडक्शन के बाद भी वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। 28 मिलियन टन पिछले साल का एक्सपोर्ट है इंडिया का। तो इस तरह से सरकार ने एक मन बनाया है कि विदेशी पूंजी को यदि देश में लाना है तो मिलेट्स को हम प्रमोट करेंगे, और चीज़ों में हम कम्पीट नहीं कर पाएंगे, तो मिलेट्स हमारे लिए ठीक है। अब ये इसके लिए एक कोशिश और भी हो रही है कि जब मिलेट्स लोग प्रोड्यूस करें वो MSP पर बेचे भी और खाए भी। तो ये जो कुपोषण की इश्यूज है उसको हम लोग एड्रेस कर सकते हैं। दूसरा एक कोशिश हो रही है, आप देखे होंगे कि बड़े बड़े होटलों में मिल्क के साथ में जो ये होता है ना कॉर्नफ्लेक्स, तो रागी का बनता है कॉर्नफ्लेक्स, हम तो रागी फ्लेक्स, रागी का आ गया है, रागी का फ्लेक्स बहुत ही टेस्टी लगता है। तो इस तरह से बहुत सारे चीज़ों को प्रमोट किया जा रहा है कि MSME को, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को, हमारे पास प्रोसेस करे और उसको। हमारे पास 2 तरह के गरीब और कुपोषित लोग हैं। एक अमीर गरीब और कुपोषित हैं इस मामले में कि उनका जो फूड हैबिट है वो उसके कारण बीमार पड़ रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं, भरपूर डब्बाबंद चीजें खा रहे हैं, इसकी वजह से वो बीमार पड़ रहा है, उसकी वजह से एनेमिक है वो। और एक सचमुच में नहीं मिल पाने के कारण एनेमिक है। तो ये जो अमीर लोग हैं इनको छोड़िए, ये अपना चोचला जो है अपना बनाए रखें, वो लोग अपना रास्ता खोजे, क्या हो सकता है। रतन जी ये बताइए कि हमको लौटना है, आप जो जाते हैं जिसके चलते आपने गेहूं और चावल का पूरा अंबार खड़ा कर दिया, लाखों मिलियन टन अभी जमा है हमारे पास स्टॉक में, तो ये मड़ुआ और मिलेट्स का आप ये नहीं कर सकते हैं, मतलब यूनिवर्सिटीज नहीं कर सकती हैं उसी तरह से? बिल्कुल कर सकती है। देखिए, बिल्कुल हम वही बात शुरुआत किए थे कि कोई चीज को रिवाइव करने के लिए पूरे वैल्यू चेन में आना होगा, उत्पादन से लेके और उसका जो वैल्यू एडिशन है, जो भी कुछ बहुत चीज बनता है बना सकते हैं। और ये टेक्नोलॉजी हमारे रिसर्च स्टेशंस में, यहाँ नहीं, मैसूर में या और भी जहाँ पर फूड का
रिसर्च हो रहा है। वहाँ पर आसाम में एक बहुत बड़ा बहुत सेंटर बना है। टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। हम जहाँ खड़े हैं ना वो बहुत खतरनाक जगह है। वो खतरनाक जगह है कि डिब्बे पर हम लिखते हैं कि यह जानलेवा है सिगरेट के। हाँ, लोग पीते हैं धुआंधार। खैर वो तो अलग इशू है। नहीं, हम दूसरी कह रहे हैं। हम कल एक आदमी बता रहा था कि सिगरेट की खपत बढ़ी है लिखने के बाद, जबकि कम लोग पीते हुए दिखेंगे सिगरेट पहले की तुलना में, गाड़ियों में, ट्रेनों में, बसों में, चौराहे पर, चौक चौराहे पर, इसलिए कि मनाही है, फाइन हो जाएगा वहां पर। लेकिन खपत बढ़ी कैसे? हम वहां से लौटना चाहते हैं, हाँ, स्वास्थ्य की तरफ। हाँ, तो लौटना चाहते हैं तो उस मोड में आना होगा। जी। अभी जैसे आपने कहा इसका प्रोडक्शन अगर कम भी हुआ है बहुत ज्यादा, जी, तो रेट तो बहुत 80 रुपए किलो बिक रहा है। कहाँ बिक रहा है? यहाँ। बाजार में न बिक रहा है। उसको, उसका किसान को कितना, टूटी जी कितना मिलता है? अब ज्यादा मूल्य मिल रहा है। नॉर्मली कितना पैसा मिलता है? 60-70। अभी जो थोक में जो बेचता है उसको 20 रुपया हाँ, बताइए। नहीं तो कम है, वो कम है। कोई यही तो है ना, मटर हम नहीं, यहाँ 40 रुपए खाते सुनिए, हैं, सुनिए, एक वहां से यहाँ पे 5 issue रुपए है। खरीद के लाता हाँ। है। एक बड़ा इशू है कि इनसे जो, चूंकि हम इस काम में इन्वॉल्व हैं इसीलिए हम बता सकते हैं इस बात को। लोग, साधारण लोग इस बात को नहीं समझते हैं। मान लीजिए गांव से 20 रुपए लिया जिसने, उस मड़ुआ को 20 रुपए किलो लेकर के आदमी लगा करके रनिंग वाटर के साथ में प्रॉपरली उसको क्लीन करना पड़ेगा मार्केट में लाने के लिए। ठीक है। उसमें काफी ह्यूमन रिसोर्स लगता है, उसको सुखाना पड़ेगा। बात सुनिए, डिस्ट्रेस सेल कोई कर ले, अपना 100 का चीज 40 रुपए बेच ले, 20 रुपए बेच ले, वो डिस्ट्रेस सेल कर रहे हैं। हम अगर 20 रुपए मिलता है तो हम कल, आप हमको बताइए कहाँ मिलता है, हम 200 क्विंटल खरीदेंगे। तो आप तो वही करिएगा जो कह रही है। आप 200 क्विंटल खरीद के चले आइएगा। खरीद नहीं मिल रहा है, उनको क्या मिले? गलत इन्फॉर्मेशन है। उनको क्या मिलेगा? गलत इन्फॉर्मेशन है। अरे भाई, वो किसान है, बेचती है, वो बता रही है किसान के लेवल पर 60 रुपए से कम नहीं है। नहीं 40-50 रुपए। अब फिर 40-50 नहीं बिक रहा है। हम जान रहे हैं जिस चीज, चलिए ये झगड़ा नहीं है। मुरु में ही उपलब्ध है। बहुत क्लोज हम इसको स्टडी कर रहे हैं जी। इसलिए आपको ये बता रहे हैं कि उसमें भी किसान को फायदा हो सकता है अगर वो प्रोड्यूस करके बेचे। अगर वो उसके साथ एक चीज प्लस कर सकते हैं क्या, कि प्रोसेस करके वैल्यू एडिशन करके बेचे, जैसे वो कह रही है केक बना करके बेचे। हाँ। किसान के पास ही प्रोसेसिंग प्लांट लगाए, जो प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर के पास उस तरह की मशीन लगे और वहां से वो चीजें सब वही हम कह रहे हैं, कम से कम वैल्यू कुछ तो ऐड करें। प्राइमरी वही बोल रहे हैं हम कि वैल्यू ऐड करने का है ना, कि ग्रेडिंग करना भी एक वैल्यू एडिशन है। हाँ, यदि साफ कर दिए, वो भी इसमें कंकड़ नहीं है, वो आपको 50 रुपए किलो बिकेगा। बहुत फर्क। हाँ जी, कहिए। मड़ुआ जो है ना, अब ऐसे आप हाट में नहीं बेचते हुए नहीं देखेंगे, बल्कि आप आटा के शक्ल में देखेंगे क्यों बिक रहा है। और 60 रुपए, 70 रुपए, 80 रुपए, बिल्कुल सही आप बता रहे हैं। हम लोग तो लगाए हैं ना, JSL पे सपोर्ट से हम लगाए मशीन। 60 रुपए किलो आटा मिलता है। हाँ, तो एकदम बहुत ऐसा नहीं कि डिस्ट्रेस सेल है कि 20 रुपए में बिक रहा है, क्योंकि हम लोग अरे वो मड़ुआ की बात कर रही है, आटा की बात थोड़ा कर रही है। मनोरमा जी मड़ुआ की बात कर रहे हैं ना, आप आटा की बात कर रहे हैं। आटा तो 80 रुपए होना ही है उसको। और क्या है ना, दूसरे ये कि अभी जैसे कि धनकुट्टी एक मशीन आई है, जिस मशीन में रबड़ का हलर लगा हुआ है, रोलर लगा हुआ है, उसकी वजह से अब चावल में कंकड़ नहीं मिल रहा है। पहले चावल में, हर चावल में कंकड़ मिलता था, झारखंड के जितना भी चावल थे, इसलिए कि पहाड़ पर दौनी करते थे उसका, अब कंकड़ नहीं मिलता है। तो ये वैल्यू एडिशन हुआ ना भाई। मड़ुआ में वही हालत है। मड़ुआ को भी ये कर सकते हैं कि मड़ुआ को उस पर पीटने के बजाय में कोई मशीन हो जिसकी दौनी करके निकाल दे उसको मड़ुआ को, तब वो नहीं मिलेगा, धूल भी नहीं मिलेगा, कंकड़ भी नहीं मिलेगा। ये तो बहुत आसान सब रास्ते हैं। और वो जैसे ही कंकड़ निकला मड़ुआ से, उसकी कीमत 3 गुना ज्यादा हो जाती है। वही कह रहे हैं हम, कंकड़ ही है कि इसका मार्केट को पूरा बर्बाद तो वही प्रोसेस का अधिकार मनोरमा टूटी के पास रहे ना। मशीनरी आ गया है, उसका हार्वेस्टर, इसका क्या कहते हैं, थ्रेसर भी आ गया है, देहरादून से निकला है। और दूसरे की बड़े पैमाने पर प्रयोग करने के बजाय अगर खूंटी में ज्यादा उत्पादन है तो खूंटी के स्कूलों में तो इस चीजों की जा सकता है, आंगनबाड़ी केंद्रों में किया जा सकता है। ये एक अच्छा सुझाव है। ये एक रास्ता मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट रोस्टर में इसको दिया जाए कि जो डिस्ट्रिक्ट मड़ुआ का लड्डू खिलाने सकेगा वो डिस्ट्रिक्ट लेवल में अपना तय कर ले और खिलाए। तो कुछ डिस्ट्रिक्ट में संभव है जहां मड़ुआ की बहुत डीसी तो बहुत डायनेमिक है अभी। उनको आप लोग नजदीक हैं, उनको आप कहिए, वो शुरू कर देंगे। ही इज वेरी इंटरेस्टेड। चलिए आपके साथ चल के जहाँ आपने जैसा बताया सर कि जो है अलग अलग प्रोसेस जो है अगर फूड बना के दिया जाए तो बच्चों का इंटेक बढ़ जाएगा, बच्चे शौक से खाएंगे। दीदी ने भी बताया उनको भी कीमत मिल जाएगी ना। तो मैं बताऊं कि इस पे ऑलरेडी काम बहुत किया गया है। अभी आपको बहुत सारे मिलेट के नूडल्स मिल जाएंगे, बहुत सारे ड्रिंक्स मिल जाएंगे,
उसके बहुत जैसा हॉर्लिक्स है उस तरह के बहुत सारा पाउडर आपको मिल जाएगा, न्यूट्रिटिव पाउडर मिल जाएगा, न्यूट्रिशन वाला पाउडर मिल जाएगा। और साथ में उसमें चिप्स जैसा जो है, जिस तरह से चिप्स होता है ना, वो चिप्स जैसा आपको मिल जाएगा बहुत सारा। हम तो यहाँ प्रोग्राम करेंगे, ऐसे लोगों को आप खोज कीजिए, हम यहाँ प्रोग्राम करेंगे, पूरा हॉल भर के प्रोग्राम करेंगे। इसमें एक और चीज है कि अगर दीदी कोई एक दीदी मिलकर चाहे कि वो केक बनाकर बेचे तो शायद क्वालिटी में कोई इशू हो सकता है। तो अभी यहाँ के एक प्लाश ब्रांड हम लोगों ने जो है शुरू किया है। प्लाश ब्रांड के तहत जो SHG विमेन है उनके प्रोडक्ट को हम लेते हैं, उनका क्वालिटी सर्टिफाई करते हैं, उसको चेक करते हैं, तब लेते हैं। तो ये एक कलेक्टिव प्रोडक्शन प्रोसेस करने का प्लान है। जैसा आपने बताया कि वैल्यू चेन अप्रोच में काम करने की बहुत ज़रूरत है। तो प्रोडक्शन, सॉइल टाइप पर काम करना, प्रोडक्शन पे काम करना, उसकी हार्वेस्टिंग, उसका जो है ग्रेडिंग करना, ग्रेडिंग करके फिर उसका फाइनल प्रोडक्ट तय करके मार्केट तक पहुंचाना। तो ये असल में ये वे आउट है जिस पर काम करना बहुत ज़रूरी है। और हम लोग इस ओर अभी इस दिशा में चल रहे हैं, हम लोग काम करेंगे इस पर। इसके लिए किसान को ऑर्गेनाइज करना है। ये अकेले करेंगे तो झारखंड में पॉसिबल, जब तक कि इसको ग्रुप अप्रोच में नहीं, समूह बना के नहीं करेंगे तब तक ये सक्सेस नहीं होगा। टेक्नोलॉजी की कमी नहीं है। हम लोगों का यूनिवर्सिटी, बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में लाल मड़ुआ हम लोग खाते हैं, उजला मड़ुआ का वैरायटी भी निकला है, जो देखने में कम से कम उसका आटा या उसका कोई भी चीज बनाते हैं तो देखने में अच्छा लगता है। उसके अलावे तो ये लाल खराब कहाँ लगता है? हाँ, देखने में थोड़ा काला आप खराब मड़ुआ का भाभरा बना दीजिए मटर छीमी डाल के, उससे बड़े टेस्ट कुछ होता ही नहीं। बहुत अच्छा। देखिए आपकी जानकारी के लिए बताएंगे, आप बता रहे हैं ग्रुप ना, तो दो तरह की ग्रुप यहाँ ऑलरेडी बनी हुई है। अरे तो, नहीं बनी, कुछ जगह बनाए हैं आप, वो अलग चीज है। बड़े पैमाने पर हम बात कर रहे हैं। वो बड़े पैमाने पर हमारा प्रोडक्शन भी नहीं है, प्रोडक्शन भी हमारे लिमिटेड। मैं एग्जांपल सर, मैं आपको कुल मिला के 3-4 मिनट है हमारे पास। सर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। देखिए क्या होता है ना, बहुत जल्दी से बता रहा हूँ। SGSY एक कार्यक्रम था, पूरे इंडिया में लागू कर दिया गया। हमारे पास कोई मॉडल नहीं थे, कुछ नहीं हुआ, बंद हो गया प्रोग्राम, कोई आउटपुट नहीं आया। तो जब भी आप काम करते हैं तो आप मॉडल पहले बनाते हैं, फिर मॉडल को आप रेप्लिकेट करते हैं ना। तो अभी क्या था, आपके पास सिर्फ SHG करके एक ग्रुप हुआ करता था। SHG के अलावा PG एक ग्रुप बन गया। SHG सोशल एस्पेक्ट को एड्रेस करती थी, अभी PG आजीविका को एड्रेस कर रही है। तो ये आज जो PG हमारे यहाँ अभी बने हैं, तो उस PG के माध्यम से इस तरह की गतिविधियों को प्रमोट किया जा रहा है। PG क्या है? FPO का एक छोटा यूनिट है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, जिला पे है, और गांव के लेवल पर वही चीज समझिए PG है। तो बहुत सारे PG बन गए हैं और PG के माध्यम से ये काम करने का जो है, पूरा जो काम करने का क्या है, काम शुरू हो चुका है, काम हो रहा है। वही कर एक चलिए हम लोग करने वाली मनोरमा जी है, तो मनोरमा जी से बात करके हम कंक्लूड करेंगे इसका। मनोरमा जी, आपको क्या लगता है कैसे चीजों को हम रिवर्स करें, रिवर्स गियर में ले जाकर के चीजों को ठीक करें? मतलब मड़ुआ हो, ज्वार बाजरा हो, आप वहाँ बनाए और आसपास में बिके, ये कैसे हो सकता है? जैसे हम मड़ुआ, ज्वार, बाजरा सब खेती, और उसका जो जैसे बाजरा का भूंज के उसका भूंजा बना के उसको बच्चों को पैकेट बना के खिला सकते हैं। जैसे गोंदली का भी भूंजा बना के बच्चों को खिला सकते हैं। उसी तरह का मड़ुआ के लिए तो ऐसा ही लंबे समय तक टिक पाने वाला पदार्थ बने, उसमें थोड़ा सा प्रोसेस करना होगा ताकि लंबे समय तक। अब देखिए रामदेव बाबा दिल्ली एयरपोर्ट में मड़ुआ का लड्डू एकदम भरा हुआ है सारे स्टॉल में, और लोग खरीद के विदेश में ले जा रहे हैं वहां से मड़ुआ के लड्डू को। हम तो कह रहे हैं यही दिक्कत है ना कि विदेश में ले जा रहे हैं, इसका दाम इतना बढ़ेगा, उसको क्या मिला जिसने उगाया? ये सवाल ये ना, वो एक बड़ा कंसर्न है, वो कितना खाया। हमारे पास मिलेट्स यानी मोटे अनाज की तरफ लौटने की गुंजाइश अभी तक बची हुई है। बगैर ट्रेनिंग दिए हुए भी हम सिर्फ एश्योर करते हैं कि उसकी कीमत उनको मिलेगी, और वैल्यू एडिशन के लिए जो जिस तरह की मदद है, प्लांट्स से लेकर के वैल्यू चेन बनाने और वो मार्केटिंग और सेल्स मार्केटिंग करने की, वो सारी व्यवस्था करने की, हमको लगता है कि हम आराम से लौट सकते हैं। और जहाँ जो उत्पाद हो रहा है उस उत्पाद को उस आंगनबाड़ी केंद्र में, जहाँ की कुपोषण सबसे ज़्यादा है, उस मिड डे मील में अगर ऐड करें तो हमको लगता है कि धीरे धीरे गाड़ी हमारी रफ्तार पकड़ने लगेगी। आप लोग आए, आप लोगों ने इतना बढ़िया सेशन दिया। हम उम्मीद करते हैं कि अगली बार जैसा कि
आरिफ साहब ने बताया कि कई जगह एक्सपेरिमेंट हुआ है, ये पूरा हॉल खचाखच भरा होगा और हम प्रोग्राम कर रहे होंगे और हम जान रहे होंगे, हमारे दर्शक जानेंगे पूरे स्टेट के, पूरी दुनिया के, कि यहाँ सचमुच क्या हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, जोहार, नमस्कार।